Hello everyone. So we are here with our new session. आज हम लोग यहाँ से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का न्यू सेशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे सेमेस्टर फोर्थ के लिए। तो सबसे पहले ये चीज जानना जरूरी है कि हमारा उस चीज का सिलेबस क्या है। कुल मिला के 4 यूनिट्स पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से पहला यूनिट है फाइनल अकाउंट ऑन अ बैंकिंग कंपनी। हम आज इसी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पे आपको बैंकिंग कंपनी के मीनिंग, बैंकिंग के फंक्शन, उसके रेस्ट्रिक्शंस, उसके प्रोविजंस, उसके रेगुलेशंस, एक्ट के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की यदि बात करें तो सेकंड यूनिट है आपका फाइनल अकाउंट ऑन अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस के मीनिंग और इंश्योरेंस के कंसेप्ट। तो ये आपके 2 यूनिट। और फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। ऐसे कुल मिला के 4 यूनिट्स आपको आने वाले फोर्थ सेमेस्टर में पूछे जाने वाले हैं। एज यूजुअल हम सबको ये चीज अच्छे से पता है कि आने वाला पेपर भी एमसीक्यू पैटर्न में ऑनलाइन मोड पे ही होगा, तो वो पेपर भी आप लोगों को घर से ही देना है। लेकिन हम आपको आज ही बता दें कि आपने थर्ड सेमेस्टर में भी ये चीज देखा है कि अकाउंट की इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो इस साल भी आपके पास 2 प्रैक्टिकल है। एक तो इनकम टैक्स, ये भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो इनकम टैक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इन दोनों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको उस चीज के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सबसे पहली चीज तो आपको डेली वीडियो ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमारे पास आज से सिर्फ 30 डेज के आसपास डेज है। 6 सेमेस्टर का टाइम टेबल डिक्लेयर हुआ है। 6 सेमेस्टर के पेपर 29 ऑफ जून से शुरू होने वाले हैं। तो हमारे पेपर भी उसी के आसपास डिक्लेयर होंगे। हम जुलाई पकड़ के चलते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली एवरेज बेसिस पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 डेज है। तो आप इस 30 डेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कीजिए और अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। सो हियर इज अवर फर्स्ट यूनिट, फाइनल अकाउंट ऑन अ बैंकिंग कंपनी। आज हम बैंकिंग कंपनी के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो याद रखिए सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये दोनों चीजें आपको पेपर में पूछेगा। आपको ये भी पूछ सकता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कौन सा है। तो आपको पता रहना चाहिए कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में पास हुआ था। तो वहीं आपको ये चीज भी पूछी जा सकती है कि बैंक की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी है। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए कि सेक्शन 5 के तहत बैंकिंग की डेफिनेशन दी है। तो एग्जैक्टली बैंक होता क्या है, आपने अपने +1 से लेके तो आज तक के कई जगह पे थेरोटिकल में बैंकिंग के बारे में पढ़ा है। हम उसी चीज को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। बैंक मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ द मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, विड्रॉल, चेक ड्राफ्ट। सिंपल सी बात है। बैंक का मतलब क्या है? बैंक वो इंस्टीट्यूशन है जो कॉमन पब्लिक से पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। बैंक उस पैसों को चैनलाइज करता है प्रोडक्शन सोर्सेस में, यानी किसी एक से पैसा ले लिया, वही पैसा किसी और को लोन के रूप में दिया जाता है। इसी फॉर्मेट के ऊपर बैंकिंग काम करती है, यानी बैंक एक चैनल का काम करता है। आपके पास जो आइडल मनी है, जो स्टेबल मनी है, आप उसको बैंक में इन्वेस्ट करते हो। बैंक उस मनी को आगे पर्पस में इन्वेस्ट करता है, लोन के रूप में वो आगे वो पैसा किसी और को देता है। आप अपना पैसा रिपेबल ऑन डिमांड कर सकते हो, जब भी आप डिमांड करोगे आपको आपका पैसा रिपेड किया जाएगा, बट कंडीशन अप्लाई एज पर द डिफरेंट सोर्सेस एंड एज पर द कंडीशंस। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर कीपिंग कंट्रोल, क्या बोला गया है कि वो लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए 16 मार्च को, ये डेट बहुत काम की है, 16 मार्च 1949 को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की स्थापना की गई। और 16 मार्च 1949 से लेके आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई हुआ, और आज जितनी भी बैंक्स ऑपरेट करती है वो सारे इसी रेगुलेशंस के और इनके ही शेड्यूल्स के भरोसे पे काम करती है। फंक्शंस ऑफ द बैंक, इस एक स्लाइड से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको आपके पेपर के अंदर। बैंक के फंक्शन 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, यानी अगर आपको कोई पूछता है कि बैंक कितने तरीके के फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि बैंक प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, ऐसे 2 तरीके के फंक्शन प्रोवाइड करता है। फिर प्राइमरी फंक्शन में और 2 फंक्शन आ जाते हैं, जिसमें से पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा है ग्रांटिंग लोन।
सेकेंडरी में एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझा के देता हूँ। बैंक बैंक के दो फंक्शन और फिर जो दोनों फंक्शन है उसके और दो दो फंक्शन है। तो बैंक के दो फंक्शन कौन से हैं? प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी यानी पहला और सेकेंडरी यानी दूसरा, ऐसे दो फंक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी फंक्शन यानी बैंक का बेसिक काम जो हर बैंक प्रोवाइड करती है। कौन सा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। क्या ऐसी कोई बैंक है जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती? पॉसिबल ही नहीं है। बैंक का काम है एक्सेप्ट डिपॉजिट करना। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन, पैसा लेना लोगों से डिपॉजिट के रूप में और लोन के रूप में लोगों को देना, ये बैंक के प्राइमरी फंक्शन है। इसमें आपको ये चीज भी पूछी जा सकती है कि बैंक में डिपॉजिट कितने तरीकों से एक्सेप्ट किया जाता है, लोन कितने तरीकों से। तो देखिए ये 4D के तहत याद रखिए। देयर आर 4D। 4D का मतलब क्या है? 4 वे ऑफ डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी और आरडी। आप सब इस वर्ड से फैमिलियर है, आप सबको ये चीज समझती है कि ये चारों चीजें क्या रहती है करके। कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये चार तरीके हैं जिससे बैंक लोन प्रोवाइड करती है। यानी बैंक में पैसे आने के कितने सोर्स है? चार तरीके हैं। सेविंग, फिक्स्ड डिपॉजिट, करंट अकाउंट एंड आरडी। तो बैंक से पैसा जाने के भी कितने सोर्स है? चार सोर्सेस है। एक कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। ये हो गए आपके सेकेंडरी फंक्शंस। अब देखिए प्राइमरी फंक्शंस तो देख लिया हमने। अब सेकेंडरी फंक्शन देखिए कितने टाइप के रहते हैं। एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन। यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एजेंसी फंक्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूटिलिटी फंक्शन। जैसे कि समझिए आपको ये चार तरीके के डिपॉजिट दिए रहेंगे और एक आधा ये यूटिलिटी से दे दिया जाएगा। मान लो लॉकर फैसिलिटी दे दी और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच वन इज नॉट द एजेंसी फंक्शन। तो आपको ये सारी चीजें पता रहनी चाहिए कि एजेंसी फंक्शन कौन से है, यूटिलिटी फंक्शन कौन से है, प्राइमरी कौन से है और सेकेंडरी कौन से है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको जरूर देखने मिलेगा। सो एजेंसी फंक्शन में एज ए एजेंट बैंक कौन से काम करता है? फंड ट्रांसफर, चेक कलेक्शन, पीरियोडिकल पेमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड अदर फंक्शन। यूटिलिटीज में क्या क्या प्रोवाइड होता है? ड्राफ्ट फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी, अंडर राइटर ऑफ शेयर, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज एंड सो ऑन। ये आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, बट आपको ये सारी चीजें पता रहना चाहिए। कुछ की हाईलाइटेड पॉइंट जो मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं उन चीजों के ऊपर आज हम हाईलाइट करेंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये वो वर्ड्स है जो बैंक से रिलेटेड है जिनके मीनिंग आपको पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब क्या होता है? देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 स्टैट्यूटरी रिजर्व की डेफिनेशन, स्टैट्यूटरी रिजर्व के बारे में कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 17 बात करता है स्टैट्यूटरी रिजर्व की। 25% ऑफ द प्रॉफिट टू बी स्टैट्यूटरी बिफोर डिक्लेयरिंग ऑफ द डिविडेंड। आपको याद है आप लोगों ने बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को 25% का रिजर्व रखना पड़ता है। आपने ये चीज फाइनल अकाउंट में सीखी होंगी। उसी तरीके से ये भी यहाँ पे भी 25% का रिजर्व रखा जाता है। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या होता है? इज द शेयर ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट मेंडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू बी मेंटेन विद द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। वो रेशो होता है जो आरबीआई डिसाइड करती है और हर बैंक को उतना परसेंटेज ऑफ रेशो आरबीआई के पास डिपॉजिट रखना पड़ता है। मतलब बैंक में जितना पैसा आएगा उसमें से आरबीआई द्वारा डिसाइड किया गया सीआरआर उस बैंक को किसके पास जमा रखना पड़ेगा? आरबीआई के पास। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो मतलब क्या है? मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड गोल्ड। देखिए दोनों में बहुत सिंपल सा फर्क है। दोनों डिपॉजिट है। यानी मान लीजिए आपने 100 रुपए मुझे बैंक में डिपॉजिट किए तो बैंक के पूरे 100 रुपए सामने वाले को इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं दे सकती। डिपॉजिट का एक परसेंटेज बैंक को आरबीआई के पास जमा करना है और 1% अपने पास रखना है। ये जो परसेंटेज रहते हैं ये चेंज होते जाते हैं फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर हम रिसेंट डाटा की बात करें तो हमारे पास फिलहाल ये डाटा अवेलेबल है ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा।
इस साल का सीआरआर रेट कितना है 4%। आपको ये भी पूछ सकता है कि सीआरआर रेट कितना है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना है। तो आप सब ये चीजें लिख कर रखिए, आपको ये चीज पता रहनी चाहिए और ये चीज बदलती जाती है। सीआरआर अगर इस साल 4% है तो वो 6 महीने बाद भी 4% रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। इट्स कीप फ्लक्चुएटिंग। आरबीआई समय समय पर अपडेशन करती रहती है और इन रेट्स को चेंज करती रहती है। करंट रेपो रेट हमारा कितना है 4%। देखिए सीआरआर और रेपो रेट दोनों एक है, 4-4%। रिवर्स रेपो रेट कितना है 3.35%। मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी रेट 4.25 और बैंक रेट कितना है 4.25। ये सारे रेट्स आप लोग अच्छे से याद रखिए, ये आपको कभी भी पूछे जा सकते हैं। रेपो रेट क्या होता है, ये समझने की कोशिश कीजिए। रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक इवन एनी शॉर्ट टर्म फॉल। देखिए आपको पैसों की जरूरत है तो आप कमर्शियल बैंक के पास जाते हो, बट कई बार बैंकों के ऊपर भी फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो बैंक को भी लोन की जरूरत पड़ती है। तो बैंक को यदि लोन चाहिए तो बैंक किससे लोन लेती है, बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेती है। तो रेपो रेट वो रेट है जिसपे रिजर्व बैंक लोन देता है, किसको। रेपो रेट इज अ रेट एट विच रिजर्व बैंक प्रोवाइड अ लोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको लोन प्रोवाइड करता है, कमर्शियल बैंक को। बस ये कीवर्ड याद रखिए। रिजर्व बैंक जो परसेंटेज पे कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है उसे बोला जाता है रेपो रेट। होप आपको ये सारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझा होगा। हम बाकी जो डिस्कशन है वो धीरे धीरे आगे कैरी करते जाएंगे और हर चीजों को समझने की कोशिश करते जाएंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा बोरिंग भी ना हो और आप आराम से उस वीडियो को देख सके। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हर वीडियो को प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। इन केस इफ एनी डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में वो सारे डाउट्स आपको क्लियर करके दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।